हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्फीयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त बढ़िया से होंगे। आज की जो खबर है ये बहुत ही खतरनाक खबर होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 25 तारीख को दाना नामक एक दानव यानी कि एक चक्रवात जो है वो उड़ीसा के तट पर टकराने वाला है। यानी कि आज जो 24 की रात होगी, रात के 2 बजे ये उड़ीसा के तट पर टकराएगा, यानी कि इस चक्रवात का लैंडफॉल होगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे चक्रवात के बारे में। इसका नाम दाना कैसे पड़ा, चक्रवात का नाम पड़ता कैसे है, चक्रवात बनता कैसे है और बाकी सरकार की तैयारियां क्या हैं इससे निपटने के लिए। सारी चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्त, न्यूज है कि रात के 2 बजे, आज 24 अक्टूबर की रात को 2 बजे क्या होगा, उड़ीसा के तट पर दाना चक्रवात जो है वो टकराएगा। और ये अंडमान निकोबार के पास जो समुद्र होते हैं, बंगाल की खाड़ी वाले और हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये बना। और उसके बाद ये लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा की तट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब तक किसी भी चक्रवात में तूफान की गति 67 के ऊपर नहीं होती है, 67 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं होती है, हम उसको तूफान नहीं बोलते हैं। तो जब ये इतना स्लो चल रहा है तो ये अचानक से इतना तेज कैसे हो जाएगा। और अगर बात करें इसके लैंडफॉल की, तो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है और धामरा पोर्ट है, वहां इसके लैंडफॉल को माना जा रहा है कि होगा। और 6 स्टेट्स हैं, 6 राज्य हैं भारत के, जहां पर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके चलते 300 से ज्यादा फ्लाइट्स, सैकड़ों स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, लाखों लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है तट से शहर की तरफ। और स्कूल, कॉलेज, दुकानें, सब कुछ क्या है, बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पूरी तैनाती जो है वो लागू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि तैयारियां जो सरकार की हैं वो किस प्रकार से हैं। बात करें अगर, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी जैसे राज्य जो हैं इसके चपेट में आने वाले हैं आज रात को। अगर आप बात करें इसके क्षेत्र की, तो यहाँ से ये बना हुआ है, यहाँ पर ये बनता है और लगातार इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता हुआ चला गया है। और जब इसका लैंडफॉल होता है तब ये लगभग लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर रहा है। कितना? 300 किलोमीटर के एरिया को ये कवर कर रहा है जब इसका लैंडफॉल हो रहा है तब। अगर बात करें तो अंडमान सागर से इसका निर्माण होता है यहाँ पर, और उसके बाद ये बढ़ना शुरू होता है। निर्माण कब होता है इसका दोस्त? निर्माण होता है इसका 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को ये चलता है उड़ीसा की तरफ, और ये अब उम्मीद है कि 25 अक्टूबर को ये उड़ीसा में धामरा पोर्ट और भितरकनिका नेशनल पार्क पर लैंडफॉल करेगा। और इस समय इसकी जो हवाएं होंगी वो 120 किलोमीटर पर आवर की हो जाएंगी। ठीक है, कितनी? 120 किलोमीटर की पर किलोमीटर पर आवर की हवाएं चलेंगी। और लगभग 20 सेंटीमीटर से लेकर आपको 1 फीट तक जो बारिश है वो लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर लगभग 10 लाख लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अब बात करें अगर दाना नामकरण की, तो ये नाम जो है सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम मतलब है उदारता। हालांकि ये किसी भी प्रकार से उदार नहीं है, क्योंकि ये एक चक्रवात है। और अगर आप नामनक्लेचर की बात करें, तो इस जो समूह होता है उस समूह में 6 देश हैं अभी। तो 6 देश क्या करते हैं, ये अलग अलग नाम प्रस्तावित करते हैं और अल्फाबेट ऑर्डर से जैसे जैसे चक्रवात आते रहते हैं उनका नामकरण किया जाता रहता है। ठीक है, अगर कोई आंधी जो है वो 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो उसको एक विशेष नाम देना जरूरी हो जाता है। उस तूफान को एक नाम देना जरूरी हो जाता है। तो जो लिस्ट दी गई रहती है देशों से, वो वहां से एक नाम चुनते हैं और उस आंधी को, उस तूफान को एक नाम दे देते हैं। तो इस बार जो दाना नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। क्लियर? यहां पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए, साइक्लोन कितना खतरनाक होता है ये उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। तो सबसे कम कब होता है, जब 119 से 153 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चलती हैं। और सबसे विनाशकारी कब होता है, जब 250 किलोमीटर
पर आवर से हवाएं चलती हैं। भारत में वर्ष 1970 में एक तूफान आया था। इस तूफान का नाम था दोस्त भोला। क्या नाम था? भोला नाम था। इसमें लगभग 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी इस तूफान की वजह से। तो ये होते हैं विनाशकारी तूफान। और ये किस में कैटेगरी में आता था? ये डेंजर वाली कैटेगरी में आता था, विनाशकारी कैटेगरी में आता था। भोला नाम था इसका। 1970 में ये आया था। अगर बात करें तो यहाँ पर जो आप रेड वाले एरिया देख रहे हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, ये क्या है? ये साइक्लोन प्रोन एरिया है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तूफान और साइक्लोन या फिर जो चक्रवात है वो देखे जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। ठीक है, ये किसका एरिया है? आपका गुजरात का है, ये महाराष्ट्र का है, ये केरल का हो जाता है, ये तमिलनाडु का, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र यहाँ पर कंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चक्रवात और सुनामी का खतरा बहुत ही ज्यादा बना रहता है। अगर बात करें इनके हम डिविजन्स की, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होते हैं, इनमें 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। फिर सीवियर साइक्लोन होते हैं, इसमें 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। फिर वेरी सेवियर साइक्लोन, इसमें 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन आता है, जिसमें 166 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। फिर आ जाएगा आपका सुपर साइक्लोन, जिसमें कभी कभी हवाएं जो है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आ जाती हैं। अब एक बार इसको आप समझिए कि नाम कैसे रखा जाता है। तो पहला जो नाम था वो देवी देवताओं इनके सबके नाम पर रखा जाता था। फिर महिलाओं के नाम पर रखा जाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब संगठन बने तो क्या बना? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, यानी कि RSMCS। जब RCMCS का गठन हुआ और TCWCS का गठन हुआ, तो ये दो संस्थाएं जब गठित हुई, तब इन्होंने चक्रवातों का जो नाम है वो एक क्रम में रखना शुरू किया। अब इसमें जो IMD है ये किसका सदस्य है? मतलब कि जो भारतीय मौसम विभाग है ये RSMCS का सदस्य है, जिसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। क्लियर? अब देखिए, जो हिंद महासागर में साइक्लोन आते हैं उनके लिए जो देश हैं वो 8 देश हैं। लेकिन 2018 में इसमें और देशों को शामिल किया गया और वर्तमान में अब इसमें 13 देश हैं। वो 13 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर 2018 में शामिल किया गया इसमें ईरान को, कतर को, सऊदी अरब को, UAE को और यमन को। तो अब टोटल कितने हैं? 13 देश हैं। अब 13 देश क्या हैं? एक एक नाम, जैसे मान लीजिए सबने नाम दे दिया है ना, सबने नाम दे दिया। अब सबका एक एक क्रम आता जाएगा और जैसे जो चक्रवात आएगा उसका नाम दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए सऊदी अरब के बाद एस के बाद जो भी आएगा, एस के बाद मान लीजिए STUV, अब क्या आ जाएगा? यमन। तो अब जब यमन जो है वो नाम देगा, जो नाम यमन के द्वारा दिया गया होगा वो नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, नॉमेनक्लेचर जो है वो चलते हैं। फिर अगर बात करें पेपर के लिए, तो अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहां पर चक्रवातों के अलग अलग नाम है। जो कैरेबियन सी में चक्रवात आता है उसका नाम रखते हैं हरिकेन। चाइना सी में जो आता है उसका नाम हम टाइफून रखते हैं। और कहीं ना कहीं जापान में भी इसको हम टाइफून ही बोलते हैं। फिर हिंद महासागर में जो आता है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोल देते हैं। जापान में जो होता है इसको हम टाइफू या फिर टाइफून के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको हम विली विलीज के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में इसको बगुइयो के नाम से जानते हैं। और अमेरिका में हरिकेन और टार्नेडो होता है। हरिकेन एक चक्रवात होता है। अब यही चक्रवात जब घूमते 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 क्या करता है, पृथ्वी को छू लेता है, तब इसको हम क्या बोल देते हैं? टार्नेडो बोल देते हैं। ठीक है, जब ये पृथ्वी को छूने लगता है तब क्या बोलते हैं हम इसको? टार्नेडो बोलते हैं। अगर आप देखिए भारत सरकार की तैयारी, तो यहाँ पर आप देखेंगे NDRF की पूरी टीम जो है वो बहुत ही अच्छे से तैनात है। भारतीय सेना के जवान जो हैं ये बोट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। राहत सामग्री भी इकट्ठा की गई है। बचाव कार्य के लिए जो जरूरी जरूरी सामान है उन सबको यहाँ पर अच्छे से रखा गया है। तो मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत अब यहाँ पर नहीं होने वाली है। और अगर आप इसकी चपेट में आते हैं तो बिना वजह घर से ना निकलें। अपने साथ टार्च, मोमबत्ती, माचिस रखें। उसके बाद अगर आप बाहर फंस गए हैं तो कहीं सेफ जगह पर रुकें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेटल या बिजली के सामान को नहीं छूना है। बिजली के खंभे, लंबे पेड़, दीवार, इन सब के आसपास नहीं खड़े होने हैं।
गाड़ी को ऐसी जगह पर खड़ी करें जहां पर उड़ती हुई चीजों के आने का रिस्क ना हो, यानी कि जैसे पेड़ के नीचे नहीं खड़ा करना है, टीन शेड वगैरह है तो उसके पास नहीं करेंगे, या फिर कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुरानी इमारतें हैं तो वहां भी हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं साइक्लोन के बारे में, और हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ये ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए और किसी भी तरह से जान की हानि ना हो। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन वो है, रीडेवलप किया जा सकता है, लेकिन एक जान को वापस नहीं लाया जा सकता। तो उम्मीद करेंगे, प्रे करेंगे कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जो सुनने में या फिर बताने में अच्छी ना लगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।